नमस्कार दोस्तों, आपका जय गुरु क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स में हमें जो स्टडी करना है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी है हमको। तो उसमें सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो दोस्तों आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। मैटर मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बना होता है। एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, ये आप कह सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होगा तो इसके पास इलेक्ट्रिक नेचर तो है ही, और अगर ये डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसमें ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा तो उसमें मैग्नेटिक भी नेचर आ जाएगा। तो आपको नाम से ही पता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, स्टडी ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो आप ओवरऑल लिख सकते हैं, इसमें स्टडी ऑफ चार्ज लिख सकते हैं। स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज। अच्छा, तो चार्ज को हम थोड़ा बाद में डिफाइन कर लेंगे। हम चलिए चार्ज के बारे में बताते हैं। चार्ज की पोजीशन क्या होती है, बताइए। अगर कोई चार्ज है, चार्ज को किस किस पोजीशन में रखा जा सकता है, क्या बता सकते हैं? तो चलिए हम बताते हैं। चार्ज को 2 पोजीशन में रख सकते हैं। कितनी पोजीशन में? 2 पोजीशन में। तो पहला तो चार्ज एट रेस्ट में हो सकता है। चार्ज एट रेस्ट में रख सकते हैं, और चार्ज को दूसरे क्या मोशन में रख सकते हैं। लेकिन मोशन भी आपने पढ़ा होगा, 2 टाइप का होता है। एक यूनिफॉर्म मोशन यानी कांस्टेंट मोशन होता है, दूसरा एक्सेलरेटेड मोशन है। तो हम इसको भी क्लासिफाई कर देते हैं। चार्ज इन यूनिफॉर्म या कांस्टेंट कह सकते हैं। कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं हम, कांस्टेंट स्पीड। और हम थर्ड क्या लिख लें, चार्ज इन एक्सेलरेटेड स्पीड या मोशन। तो मैंने बताया चार्ज को कितने पोजीशन में रख सकते हैं। एक चार्ज एट रेस्ट में रख सकते हैं, चार्ज इन कांस्टेंट स्पीड में रख सकते हैं, और चार्ज इन एक्सेलरेटेड स्पीड में रखते हैं। तो आइए हम देखते हैं, जो चार्ज एट रेस्ट में होता है, यानी जब चार्ज रेस्ट होगा, चार्ज रेस्ट के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसी को तो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ, तो एक इसमें आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है। आपको नाम से ही पता है, स्टैटिक मतलब रेस्ट होता है, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज होता है। चार्ज एट रेस्ट, तो दोस्तों नाम तो पता चला ही होगा आपको। और यहां देखिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी, कांस्टेंट स्पीड, और इलेक्ट्रो मतलब चार्ज इन मोशन जो है किसमें आता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है। तो तीसरा हम देखते हैं, आपने सुना होगा ईएम वेव। अगर चार्ज एक्सेलरेटेड स्पीड से चल रहा है तो हम उसे वो किसके अंडर में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फुल फॉर्म जो होता है वो तो बता ही दिया। ईएम वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। जो लाइट वगैरह आती है ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही फॉर्म में चलता है।
तो चलिए आइए हम क्या करते हैं कि अब ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंडर में और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंडर में और या वेव के अंडर में हम बेसिकली पढ़ते क्या है वो बताता हूँ, क्या क्या पोर्शन है वो देखता हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या करते हैं कि हमको पढ़ना पड़ता है चार्ज पढ़ना पड़ता है, चार्ज पढ़ना पड़ता है, फील्ड पढ़ना पड़ता है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, यानी जो कैपेसिटर तक के जितने भी पोर्शंस है उससे पहले का जितना पार्ट है वो किसके थ्रू आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के थ्रू आता है। और उसकी बाद कैपेसिटर के बाद जो चार्ज आता है, जो पार्ट हमारा आता है उसमें आता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आता है, मैग्नेटिज्म आता है, EMI आता है। EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AC आता, अल्टरनेटिंग करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट तक के पोर्शन को हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। बाकी एक स्पेशल चैप्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों कंबाइन करके वाइब्रेट करते हुए एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, ये प्रोपोगेट करते हैं, वो EM वेव में आता है, वो अलग से ही चैप्टर है, उसमें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक, इसका केवल फुल फॉर्म लिख दीजिए आप लोग बस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए इतना तो हमने देख लिया। हम इसके फील्ड के बारे में जानते हैं, फील्ड के बारे में जानते हैं, ये कौन कौन सा फील्ड क्या करता है, जनरेट करता है, कौन कौन फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, कौन कौन से फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, क्या आप लोग बता सकते हैं? चलिए डोंट वरी, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप बताइए ये जो फील्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है, चार्ज है भाई। दो ऑब्जेक्ट मैंने रब करूंगा, उसमें अपोजिट चार्ज आएगा, एक पॉजिटिव आएगा दूसरा नेगेटिव आ जाएगा, चार्ज क्रिएट हुआ ना। जब चार्ज क्रिएट होगा तो बताइए जो चार्ज होगा, चार्ज होगा जैसे प्लस हो गया और क्या है माइनस भी हो गया, कोई भी चार्ज हो सकता है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो इस चार्ज में क्या होता है, मास होता है, क्या होता है दोस्तों, मास होता है। अगर मास होगा तो जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट होगा, क्योंकि न्यूटन ने ही बताया था, क्या कहते हैं, अगर कोई मास है तो उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसी अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसी फोर्स के कारण एक फील्ड जनरेट होता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो बताइए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, जनरेट होगा, और जाहिर सी बात है चार्ज है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक नेचर होगा, जब इलेक्ट्रिक नेचर होगा तो इसके बीच जो क्या हो जाएगा, फील्ड जनरेट होगी, वो क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी चार्ज अगर रेस्ट में है तो कोई पूछे कौन कौन से फील्ड क्रिएट हो सकती है, नाउ यू कैन से दैट ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इन केस ऑफ चार्ज इन मोशन, तो हाउ कैन डिफाइन इट? तो इसमें हम ये देखते हैं जब चार्ज मोशन में है तो जाहिर सी बात है उसमें मास होगा, मास होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक नेचर है, इलेक्ट्रिक नेचर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। लेकिन जब कोई चार्ज मूव करता है तो क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। वो कैसे करता है, जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे तब आप लोगों को बताएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो बताइए कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो क्या क्या प्रोड्यूस होगा, वो चार ऑप्शन दे देगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और चौथा जो है नन, मतलब कुछ नहीं, तो इसमें हो जाएगा। तो चलिए हमने ये देखा, और इसमें क्या होता है, इसमें चार्ज है भाई, चार्ज है तो मास जरूर है, वो तो कई बार मैंने बताया। तो इसमें जो फील्ड होगा हमारा, जो फील्ड होगा हमारा,
वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड तो कंफर्म है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कंबाइंड रूप में क्या होता है, ये जनरेट होता है। ठीक, तो इतनी बातें मुझे लगता है समझ में आई होंगी। और इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि मैंने कभी वीडियो क्लासेस बनाए नहीं, तो जो समस्याएं होगी उसे प्लीज़ माफ़ करिएगा, लेकिन जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छा वीडियो बनाऊँ, आप लोगों के लिए अच्छा रहे। तो चलिए, यहाँ तक मैंने देखा तो हम इसे क्या करते हैं, मिटा सकते। तो आपने देखा इतना पढ़ने के बाद, यानी इसके 3 क्लासिफिकेशन हो गए हमारे पास, ये क्लासीफाई हो गया 3 पार्ट में। ये जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्लासीफाई हो गया, 3 पार्ट में क्लासीफाई हो गया, वो आप बखूबी देख रहे हैं। तो अब आपको पता चला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पहले हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़नी है, तब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़नी है, तब EM वेव पढ़नी है, उसके बाद सेकेंड बुक आएगा जिसमें हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए आइए, now we'll be discuss about the electrostatics. अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो पहला चैप्टर होगा हमारा, वो पहला चैप्टर के पहला पोर्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम डिफाइन करते हैं। तो आपको पता है कुछ ज़्यादा नहीं करने की, टू स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, टू स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। चार्ज अगर रेस्ट में है तो हम स्टडी करते हैं, तो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसमें ज़्यादा डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं, लोग बड़ी बड़ी डिफिनीशन क्या करते हैं, लिखना चाहते हैं, तो नाउ यू कैन राइट हियर। तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक is the branch of physics in which deals with the study of charge at rest, then the force between two static charges, field, potential is known as electrostatic. अब इसी को और क्या कर सकते हैं, और किस नाम से जान सकते हैं आप लोग, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इवन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, और द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द रबिंग ऑफ 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर फ्रिक्शन से क्या होता है, जनरेट होता है, तो क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो डिफिनेशन आपने देख लिया, तो आप क्या कहते हैं कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी लिखने का तो मौका मिलेगा नहीं आपको। और किसी को नोट चाहिए तो बताइएगा, मैं क्या कहते हैं कि PDF सेंड कर सकता हूँ। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं, ये हिस्टोरिकली बात करते हैं, ये किसने दिया था। यार साइंटिस्ट लोग यार पढ़ के चले गए, बस हम लोग को मरना पड़ता है, हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, जो स्टोरी देख गए वही पढ़ना पड़ता है बार। चलिए historically it was discovered around
600 BC by the Greek scientist, Greek philosopher थेल्स ने, ग्रीक फिलोसोफर थेल्स ने बताया था। कब बताया था? 600 ईसा पूर्व, यानी 2600 वर्ष पहले इन्होंने बताया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में इन्होंने बताया था। तो चलिए कुछ इनकी और भी स्टोरी बताता हूँ। तो सबसे पहले 2600 वर्ष पहले ये जो ग्रीक साइंटिस्ट थेल्स थे, इन्होंने बताया कि कोई अंबर नामक कोई मटेरियल है, उसमें क्या होता है कि अगर रब कर दें, अगर ऊन से रब कर दें, उसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो उसके बाद आप जैसे एग्जांपल में कह सकते हैं, लकड़ी हो गया, रुई हो गया, कागज में के पास अगर ले जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो उससे अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन कभी केवल 2200 वर्ष तक चला। उसके बाद क्या कहते हैं, गिलबर्ट ने बताया, साइंटिस्ट गिलबर्ट है, उन्होंने बताया, गिलबर्ट ने बताया कि ये केवल अंबर ही नहीं, सभी पदार्थों में ये प्रॉपर्टी क्या है, मौजूद है। जैसे हम क्या कहते हैं कि ग्लास रॉड को रेशम की क्लॉथ से अगर हम रब करें, अगर ग्लास रॉड ले लें और क्या, सिल्क, वही रेशम, सिल्क क्लॉथ ले लें, अगर इनको रब करें तो इनमें भी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आती है। ये गिलबर्ट ने बताया। तो उन्होंने ये बताया कि अगर इसमें अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है, उन्होंने, अब ये तो समझ नहीं पा रहे कि इसमें अट्रैक्शन क्यों हो रहा है। लोग बता रहे हैं कि इसमें क्या चार्ज या अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्या है, तो हम आगे चार्ज के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, तब बताएंगे। चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। तो चलिए, इसमें जो प्रॉपर्टी उन्होंने बताया कि इसमें जो अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है, उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये किसने बताया? इन 1646 सर थॉमस ब्राउन ने बताया। 1646 में किसने बताया? ब्राउन ने बताया। तो उन्होंने बताया कि इनके बीच वो अननोन पावर, इलेक्ट्रिसिटी इज द नेम ऑफ अननोन पावर ड्यू टू विच द प्रॉपर्टी कम्स इनटू द लाइट ऑब्जेक्ट। तो लिख देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी दोस्तों, कुछ बच्चे आकर डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो डजंट मैटर, वो तो चलता रहता है। चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इट इज द अननोन पावर ड्यू टू विच the property of attraction comes into light object। यानी वो अत्यंत हल्के ऑब्जेक्ट जिसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है, उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी जो वही हमने बताया, जो अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है, उसी को नाम दिए, उसी को संज्ञा दिए, इलेक्ट्रिसिटी दिए। तो इलेक्ट्रिसिटी, तो बताइए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपको मैंने बताया था, जो चार्ज होता है, चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? चार्ज होता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने में चार्ज हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। चार्ज क्या होता है कि कुछ चार्ज रेस्ट में होते हैं, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्ज क्या है, अगर चार्ज हमारे क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में होंगे तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। स्टैटिक
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। अगर चार्ज हमारे क्या है, मोशन में है, इन मोशन, यही लिख देता हूँ, अगर मोशन में होगा तो क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने का कॉज क्या है, हम कॉज बताते हैं। कॉज क्या बताते हैं, इसमें जो कॉज होगा वो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ चार्ज, करंट मूवमेंट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की मूवमेंट के कारण होता है। इसमें क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब डिस्प्लेस्ड होता है तो क्या हो जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी, लोग ऐसे कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक एटम से दूसरे एटम में क्या करता है, इंटर करता है। तो ये जब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी तो वहाँ हम एक एक चीज़ करके आपको दिखाएंगे। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये जो अंबर अभी मैंने बताया था आपको, अंबर मैंने बताया था इन ग्रीक वर्ड अंबर इज known as इलेक्ट्रॉन। यानी जो अंबर अभी तक मैं नाम ले रहा था, साइंटिस्टों ने मटेरियल के बारे में जाना, वही क्या है, ग्रीक वर्ड में उसी को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसकी हम लोग स्टडी करते हैं, जिसकी इतनी कहानी देख रहे हैं पूरे कंडक्टर में, इंसुलेटर में, वो क्या था, अंबर ही था। तो चलिए, तो स्टार्ट करके मैं क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की जो खोज है उसको बताता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी was discovered by Sir Thomas Brown in 1646। सर थॉमस ब्राउन इन 1646 में उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप लोग याद रखें। चलिए, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का काम हो गया। अब जिसकी आपको तलाश है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, हम उसकी बात करते हैं, उसकी जिक्र करते हैं। तो पहले चैप्टर में तो पहला पोर्शन हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसमें हमको पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, या इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो पहले पोर्शन में पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम ये इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी कुछ प्रॉपर्टी और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू।